हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेम ऑफ थ्रोन्स पार्ट 2 के बारे में। सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि व्हाइट वॉकर्स के हमले के बाद सैमुएल टारली वहां से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने मरे हुए साथियों पर पड़ती है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए एक मुर्दा गुलाम उस पर टूट पड़ता है। तभी नाइट्स वॉच के सिपाही मौके पर पहुंचकर उसे आग में जलाकर खत्म कर देते हैं और उनका कमांडर समझ जाता है कि अब खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए उन्हें तुरंत दीवार के उस पार जाकर सबको आगाह करना होगा। उधर दूसरी तरफ हम जॉन स्नो को देखते हैं, जिसे यग्रेट बंदी बनाकर जंगलियों के इलाके में ले जा रही होती है, क्योंकि जॉन अपने साथियों के साथ व्हाइट वॉकर्स का सच जानने के लिए यहाँ आया था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वह पकड़ा गया। यहाँ पहुंचकर उसकी मुलाकात एक विशालकाय आदमी से होती है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है और फिर उसे सरदार टोरमंड जायंट्सबेन के सामने पेश किया जाता है, जहाँ जॉन कहता है कि अब वह जंगलियों के साथ रहना चाहता है। लेकिन तभी असली खेल शुरू होता है, क्योंकि वहां आता है सभी जंगलियों का नेता मैंस रेडर, जो जॉन को ध्यान से देखता है और आखिरकार उसे अपने साथ शामिल कर लेता है। जॉन स्नो भी धीरे धीरे जंगलियों का भरोसा जीत लेता है और यग्रेट उसके और करीब आ जाती है, क्योंकि वह उससे प्यार करने लगती है। दूसरी ओर हम रॉब स्टार्क को देखते हैं, जो अपने मरे हुए साथियों को देखकर गुस्से से भर जाता है, क्योंकि यह सब टाइविन लैनिस्टर की चाल का नतीजा होता है और उसका साथी रूस बोल्टन कसम खाता है कि वह हर मौत का बदला लेगा। वहीं दूसरी तरफ एसोस में डेनाईस टारगेरियन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नई सेना की तलाश में होती है, क्योंकि सिर्फ ड्रैगन के सहारे वह 7 राज्यों को नहीं जीत सकती। इसलिए वह एस्टापोर पहुंचती है, जहां उसे 8000 अनसलीड सैनिकों के बारे में बताया जाता है, जिन्हें बचपन से ही बिना डर और भावना के लड़ने के लिए तैयार किया गया है। तभी वहां एक छोटी सी घटना होती है, जहां एक लड़की डेनेरिस का अपमान करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त सर बैरिस्तान सेल्मी आकर उसे बचा लेते हैं और बताते हैं कि वह पहले उसके पिता के वफादार रक्षक थे और अब वह उसकी सेवा करना चाहते हैं। इस पर जोरा भी उनकी महानता के बारे में बताता है और डेनेरिस उन्हें अपने साथ शामिल कर लेती है। और आखिर में हम एसोस में वापस आते हैं, जहां डेनेरिस एक बड़ा फैसला लेती है और अपने एक ड्रैगन के बदले में 8000 अनसलीड सैनिक हासिल कर लेती है। लेकिन उसके सलाहकार उसे चेतावनी देते हैं कि उसने बहुत बड़ी कीमत चुका दी है। हालांकि डेनेरिस के चेहरे को देखकर साफ लगता है कि वह जो कर रही है उसके पीछे कोई गहरी योजना जरूर छुपी हुई है। कि सौदा पूरा होते ही डेनाईस टारगेरियन अपनी नई सेना को आदेश देती है, क्योंकि अब ये अनसलीड पूरी तरह उसके हो चुके हैं। तभी क्रैजनीज मो नकलोज शिकायत करता है कि ड्रैगन उसकी बात नहीं मान रहा, जिस पर डेनेरिस ठंडे दिमाग से कहती है कि ड्रैगन कभी किसी का गुलाम नहीं होता और उसी पल वह अपनी असली चाल चलती है और अपनी सेना को हुक्म देती है कि सभी मालिकों को खत्म कर दो और हर गुलाम को आजाद कर दो, जिसके बाद पूरा मैदान खून और आग से भर जाता है और अनसलीड अपने ही मालिकों के खिलाफ खड़े होकर उन्हें मार गिराते हैं। तभी डेनेरिस ड्रैकरीज कहती है और उसका ड्रैगन नकलोज को जिंदा जला देता है और देखते ही देखते पूरा एस्टापोर आग की लपटों में घिर जाता है। इसके बाद डेनेरिस अपने सैनिकों के सामने खड़ी होकर कहती है कि तुम लोग पूरी जिंदगी गुलाम रहे हो, लेकिन आज से तुम आजाद हो। अब तुम चाहो तो जा सकते हो या फिर मेरे साथ एक आजाद योद्धा बनकर लड़ सकते हो। और यह सुनते ही सभी सैनिक एक साथ उसे चुनते हैं और इस तरह डेनेरिस की एक ताकतवर और वफादार सेना तैयार हो जाती है, जिसके साथ वह आगे बढ़ने लगती है और उसके साथ उसके 3 ड्रैगन भी होते हैं। उधर किंग्स लैंडिंग में मरगाई टायरल धीरे धीरे जॉफ्री बैराथियन को अपने जाल में फंसा रही होती है, ताकि वह उससे शादी कर सके और खुद सत्ता हासिल कर सके। वहीं दूसरी तरफ जैमे लैनिस्टर को ब्रायन ऑफ टार्थ किंग्स लैंडिंग लेकर जा रही होती है, लेकिन रास्ते में जैमे भागने की कोशिश करता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी रोब स्टार्क के सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं, जहां जैमे अपनी जान बचाने के लिए सौदा करने की कोशिश करता है, लेकिन सिपाही उसके घमंड से नाराज होकर उसका हाथ काट देता है, ताकि उसे समझ आ जाए कि असली ताकत क्या होती है।
दूसरी तरफ जैमे लैनिस्टर को रोब के सिपाही पकड़कर रूस बोल्टन के पास ले आते हैं, जहां वह पहले उसके कटे हुए हाथ का इलाज करवाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक बड़ी साजिश रच रहा होता है। दूसरी तरफ रूस बोल्टन जेमी से सौदा करता है कि वह उसे सुरक्षित किंग्स लैंडिंग भेज देगा और बदले में उसका पिता टाइविन लैनिस्टर उसे नॉर्थ का लॉर्ड बनाएगा, और जेमी मजबूरी में इस बात को मान लेता है, जो आगे चलकर एक बड़े विश्वासघात की नींव बनती है। डेनेरिस अपनी सेना में से एक बहादुर योद्धा ग्रे वॉर्न को सेनापति बना देती है, जो वादा करता है कि वह अपनी जान तक उसके लिए। इसी बीच डेनेरिस अपनी सेना के साथ युनकाई शहर के पास पहुंचती है, जिसे पीला शहर कहा जाता है, जहां लाखों गुलाम कैद हैं, और यह सुनकर वह कहती है कि हमारे पास हमला करने की लाखों वजह हैं, इसलिए वह शहर की घेराबंदी का आदेश देती है। और जब वहां का शासक उसे सोने से खरीदने की कोशिश करता है, तो डेनेरिस साफ मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम गुलामों को आजाद कर दो तो मैं शांति से चली जाऊंगी, लेकिन वह घमंड में इनकार कर देता है और डेनेरिस को चुनौती देता है, जिसके बाद हालात और भड़क जाते हैं। दूसरी तरफ डेनेरिस के सैनिक चालाकी से युनकाई शहर में घुस जाते हैं और पहरेदारों को खत्म करके शहर पर कब्जा कर लेते हैं, और जल्द ही खबर आती है कि पूरा शहर उसके सामने झुक चुका है। वहीं एसोस में डेनेरिस जब युनकाई को जीत लेती है, तो हजारों गुलाम उसे अपनी मां मान लेते हैं और उसे कंधों पर उठाकर उसका सम्मान करते हैं। अब उसके पास सिर्फ ड्रैगन ही नहीं बल्कि एक विशाल सेना और अपनी प्रजा भी है। और आखिर में हम डेनेरिस को देखते हैं, जो अपने बढ़ते हुए खतरनाक ड्रैगन्स के साथ आगे की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो। उधर जंगलियों के बीच जॉन स्नो की परीक्षा ली जाती है, जब उसे अपने ही एक साथी को मारने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता, और तभी सबको समझ आ जाता है कि वह अब भी नाइट्स वॉच का आदमी है। और फिर वहां लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें जॉन अपने रास्ते खुद बनाकर वहां से भाग निकलता है और यग्रिट उसे रोक नहीं पाती। जॉन स्नो भी किसी तरह दीवार के अंदर वापस पहुंच जाता है। उधर वेस्टरोस में सबसे बड़ा झटका लगता है जब रेड वेडिंग के दौरान रॉब स्टार्क और उसके सभी वफादारों के साथ धोखा होता है, जहां शादी के बहाने बुलाकर उन पर हमला कर दिया जाता है और हर तरफ से तीरों और तलवारों से उन्हें खत्म कर दिया जाता है। और आखिर में खुद रूस बोल्टन रोब के सीने में खंजर घोंपकर कहता है कि यह सब टाइविन लेनिस्टर की तरफ से है, और इस तरह नॉर्थ का असली वारिस खत्म हो जाता है और उसकी मां को भी बेरहमी से मार दिया जाता है, और रूस बोल्टन नॉर्थ का नया मालिक बन जाता है। यह खबर जब किंग्स लैंडिंग पहुंचती है, तो टाइविन लैनिस्टर की जीत पक्की हो जाती है। उधर जेमी लेनिस्टर भी किंग्स लैंडिंग लौट आता है, जबकि दूसरी तरफ वेस्टरोस में टेरियन लैनिस्टर डोर्न के राजकुमार ऑबरिन मार्टेल का स्वागत करता है, जो बदले की आग लेकर आया है चुकी है। और इधर किंग्स लैंडिंग में हम सांसा स्टार्क को देखते हैं, जिसे पता चल चुका होता है कि उसके पिता नेड स्टार्क के बाद अब उसके भाई रॉब स्टार्क और उसकी मां को भी बेरहमी से मार दिया गया है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वह अभी भी महल में कैद है और हर तरफ दुश्मनों से घिरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जैमे लैनिस्टर को एक नकली हाथ लगा दिया जाता है, जिससे वह फिर से अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश करता है। उधर किंग्स लैंडिंग में जोफ्री बैराथियन की शादी मर्गाई टायरल से हो जाती है, और जश्न के दौरान जोफ्री अपनी घमंडी हरकतों से सबको शर्मिंदा करता है और खासकर अपने चाचा टिरियन लैनिस्टर की बेइज्जती करता है। तभी मार्जरी उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक हालात बदल जाते हैं जब जोफ्री को केक खाने के दौरान घुटन होने लगती है और वह तड़पने लगता है, और सर्सी लैनिस्टर अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही जोफ्री की मौत हो जाती है। और मरते वक्त जोफ्री की नजर टायरियन पर टिक जाती है, जिससे सर्सी को पूरा यकीन हो जाता है कि जहर उसी ने दिया है, और वह तुरंत उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे देती है। दूसरी तरफ पिटायर बेलिश मौका देखकर सांसा को वहां से निकालकर अपने जहाज पर ले जाता है और उसे किंग्स लैंडिंग की साजिशों से दूर ले जाता है। उधर स्टैनिस बैराथियन को भी जोफ्री की मौत की खबर मिलती है और वह दावा करता है कि असली हक उसी का है, क्योंकि जोफ्री और टोमन दोनों ही असली वारिस नहीं थे। वह लैंडिंग में जैमे लैनिस्टर जेल में जाकर टायरियन से मिलता है और कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि उसने जोफ्री को नहीं मारा, लेकिन सर्सी लैनिस्टर उसे हर हाल में सजा दिलाना चाहती है। और फिर किंग्स लैंडिंग में टॉममेन बैराथियन को नया राजा बना दिया जाता है। हालांकि असली सत्ता अब भी टाइविन लैनिस्टर के हाथ में होती है।
उधर एसोस में डेनाइस टारगेरियन अपनी विशाल सेना के साथ मीरीन शहर के पास पहुंचती है, लेकिन शहर के बाहर उसे एक मासूम गुलाम बच्ची की लाश सूली पर लटकी हुई मिलती है और जोरा उसे बताता है कि आगे के रास्ते में ऐसे सैकड़ों नज़ारे देखने को मिलेंगे, लेकिन डेनेरिस फैसला करती है कि वह हर एक को अपनी आंखों से देखेगी ताकि उसे याद रहे कि उसे किसके खिलाफ लड़ना है। एसोस में डेनेरिस अपनी सेना के साथ मीरीन में दाखिल होती है, जहां शहर के मालिक एक के ब्लेक लड़ाई का प्रस्ताव रखते हैं, तो डेनेरिस अपने योद्धा डारियो नहारिस को भेजती है, जो एक ही वार में दुश्मन का सिर उड़ा देता है। और इसके बाद डेनेरिस साफ कह देती है कि वह यहाँ गुलामों को आजाद करने आई है और हर अन्याय का हिसाब लिया जाएगा। लेकिन जब शहर के दरवाजे नहीं खुलते तो वह चालाकी से अपने सैनिकों को रात में अंदर भेजती है, जो गुलामों को सच बताते हैं और उन्हें हथियार थमा देते हैं। और फिर अगली सुबह पूरा शहर अंदर से ही भड़क उठता है और गुलाम अपने मालिकों के खिलाफ बगावत कर देते हैं। और इस तरह बिना बड़ी जंग के ही डेनेरिस मीरीन पर कब्जा कर लेती है और वहाँ के सभी गुलामों को आजादी दे देती है और उन क्रूर मालिकों को उसी तरह सजा देती है जैसे उन्हें मासूम बच्चों के साथ किया था। वहीं डेनेरिस को भी खबर मिलती है कि वेस्ट्रोस में एक बच्चा राजा बना दिया गया है और उसके सलाहकार उसे हमला करने के लिए कहते हैं, लेकिन वह समझदारी दिखाते हुए फैसला करती है कि पहले वह मीरीन में रुककर राज करना सीखेगी, क्योंकि अगर वह अपने जीते हुए शहरों को ही संभाल नहीं पाई तो 7 राज्यों पर राज करना नामुमकिन होगा। और इसी दौरान हम देखते हैं कि उसके ड्रैगन अब बड़े और खतरनाक होते जा रहे हैं, जो कभी भी किसी पर हमला कर सकते हैं। और फिर डेनेरिस लोगों की समस्याएं सुनकर एक असली रानी की तरह फैसले लेने लगती है, जबकि दूसरी तरफ वेस्ट्रोस में टायरियन लेनिस्टर पर मुकदमा शुरू होने वाला होता है, जो आगे एक और बड़े मोड़ की तरफ इशारा करता है। तो सारे सबूत और गवाह इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि जॉफ्री बैराथियन को जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि टिरियन लैनिस्टर ही है। और यह सुनकर टायरियन गुस्से में कहता है कि काश उस दिन उसने सबको मरने दिया होता जब स्टैनिस बैराथियन ने किंग्स लैंडिंग पर हमला किया था, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ उसे इंसाफ नहीं मिलने वाला। इसलिए वह ट्रायल बाय कॉम्बैट की मांग करता है, जिसमें उसकी तरफ से कोई और लड़ेगा। लेकिन सर्सी लैनिस्टर इसे आसान नहीं बनने देती और अपनी तरफ से सबसे खतरनाक योद्धा ग्रेगोर क्लीगेन को चुनती है। तभी डोर्न का राजकुमार ऑब्रिन मार्टेल आगे आता है और कहता है कि वह टायरियन की तरफ से लड़ेगा, क्योंकि माउंटेन ने उसकी बहन और उसके बच्चों के साथ जो किया था उसका बदला वह इसी मौके पर लेना चाहता है। और फिर मुकाबला शुरू होता है, जहां माउंटेन अपनी ताकत पर भरोसा करता है, जबकि ओबेरिन अपनी तेजी और चालाकी से उसे बार बार घायल करता है और उसे उकसाते हुए सच कबूल करवाने की कोशिश करता है। और आखिरकार वह माउंटेन को गिराकर उसके पेट में भाला घोंप देता है, लेकिन उसे तुरंत मारने की बजाय उससे कबूलनामे की मांग करता है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि मौका मिलते ही माउंटेन उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और सबके सामने कबूल करता है कि उसने ही उसकी बहन के साथ दरिंदगी की थी। और फिर उसी बेरहमी से ओबेरिन का सिर कुचलकर उसे मार डालता है, जिसके बाद टाइविन लैनिस्टर फैसला सुनाता है कि टायरियन को मौत की सजा दी जाएगी। उधर दीवार पर हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं, जब हजारों की तादाद में जंगली हमला करने आ जाते हैं, जिनके साथ जायंट्स भी होते हैं। और दीवार के नीचे के दरवाजों पर सबसे पहले हमला होता है, जहां नाइट्स वॉच के सिपाही अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और कुछ जंगली अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि दीवार के ऊपर की कमान जॉन स्नो संभाल रहा होता है, जो तीरों और रणनीति से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जायंट्स की ताकत के सामने दरवाजा टूटने लगता है। तब जॉन अपने साथियों को नीचे भेजता है और खुद भी लड़ाई में उतर जाता है, जहां हर तरफ खून और जंग का माहौल बन जाता है। इसी दौरान यग्रिट भी अपने तीरों से कई सिपाहियों को मार गिराती है, लेकिन जब वह जॉन को देखती है तो रुक जाती है और उसी पल पीछे से एक तीर उसके सीने में लग जाता है और वह जॉन की बाहों में दम तोड़ देती है, जिससे जॉन टूट जाता है। लेकिन फिर भी वह लड़ाई जारी रखता है और अंत में किसी तरह नाइट्स वॉच उस रात का हमला रोकने में कामयाब हो जाती है, हालांकि उन्हें पता है कि असली खतरा अभी बाकी है।
और अगली सुबह जॉन मारे गए साथियों को देखता है और समझ जाता है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए वह फैसला करता है कि अब वह खुद जंगली सरदार से जाकर बात करेगा ताकि इस खून खराबे को रोका जा सके, क्योंकि दुश्मनों की संख्या अब भी उनसे 1000 गुना ज्यादा होती है और साफ नजर आ रहा होता है कि अगला हमला और भी खतरनाक होगा। इसलिए जॉन स्नो फैसला करता है कि वह खुद दीवार के पार जाकर बात करेगा और फिर हम देखते हैं कि जॉन सीधे जंगलियों के बीच पहुंच जाता है और उनके सरदार मैंस रेडर से समझौते की बात करता है, लेकिन मिन्स साफ कह देता है कि उनके पास 1 लाख से ज्यादा लोग हैं और वह हर हाल में दीवार पार करेंगे क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं और अगर वे दूसरी तरफ नहीं गए तो व्हाइट वॉकर सबको खत्म कर देंगे। इसलिए वह जॉन से कहता है कि अगर सच में शांति चाहिए तो दरवाजे खोल दो ताकि हम बिना खून खराबे के दूसरी तरफ जा सकें। तभी अचानक खबर मिलती है कि उनके कैंप पर हमला हो गया है और जॉन समझ जाता है कि यह नाइट्स वॉच का काम नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी सेना ही नहीं है। और तभी बाहर एक विशाल सेना जंगलियों को चारों तरफ से घेर लेती है और जो भी जंगली लड़ने की कोशिश करते हैं उन्हें मार गिराया जाता है। और फिर सामने आता है स्टैनिस बैराथियन, जो अपनी फौज के साथ यहाँ पहुँचा होता है और वह मेंस को बंदी बना लेता है और कुछ समय के लिए अपनी सेना के साथ दीवार पर ही डेरा डाल देता है। उधर किंग्स लैंडिंग में टिरियन लैनिस्टर को अगले दिन मौत की सजा दी जाने वाली होती है, लेकिन रात के अंधेरे में उसका भाई जैमे लैनिस्टर उसे आजाद कर देता है और भागने में मदद करता है। लेकिन जाने से पहले टायरियन अपने पिता टाइविन लैनिस्टर के पास पहुंचता है, जो अपने कमरे में होता है और सालों का गुस्सा उसके अंदर फूट पड़ता है। वह अपने पिता से कहता है कि तुमने मुझे हमेशा नफरत और तिरस्कार ही दिया और मौका मिलते ही मुझे मौत की सजा सुना दी। और जब टाइविन उसे शांत करने की कोशिश करता है तो टायरियन उस पर तीर चला देता है और एक के बाद एक वार करके उसे खत्म कर देता है और फिर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद वेरीज उसकी मदद करता है और उसे एक बक्से में छिपाकर जहाज के जरिए एसोस की तरफ ले जाता है ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। और इस तरह टाइविन लेनिस्टर की मौत के बाद किंग्स लैंडिंग की ताकत कमजोर होने लगती है, जबकि दूसरी तरफ डेनाईस टारगेरियन लगातार मजबूत होती जा रही है। लेकिन असली खतरा अब भी दीवार के उस पार मंडरा रहा है, जहां व्हाइट वॉकर अपनी सेना के साथ किसी बड़े तूफान की तरह आने वाले हैं। और अब सवाल यह है कि क्या जॉन स्नो और उसके साथी इस विनाश को रोक पाएंगे या फिर पूरी दुनिया बर्फ और मौत में डूब जाएगी। इसका जवाब मिलेगा अगले पार्ट में, जहां कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो